अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मेरे साथ हैं मारूफ तजिया का रजा रूमी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी मुल्क के अहम इदारों और उनकी हालत-ए-ज़ार पर। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे शहर कायद लियारी, फिर रॉकेटों और गोलियों से गूंज उठा है, मासूम जानें चली गई हैं। जिक्र करेंगे VIP कल्चर का और कौमी हीरो उमर अकमल का पुलिस से फड्डा। ये भी मौज़ूए गुफ्तगू होगा। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, उसकी तफसीलात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं रूमी साहब। सबसे पहले तो आज का जो हमारा गुफ्तगू है, अंदाज़े हुक्मरानी। मुल्क के बड़े बड़े इदारे हैं, पहले तो उनके चेयरमैन मुकर्रर नहीं होते, चेयरमैन मुकर्रर हो जाते हैं तो उनको काम नहीं करने दिया जाता। उसकी मिसाल आप ले लें, चेयरमैन नादरा, चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन PCB, उनको भी शिकायत हैं। बड़े बड़े इदारों के साथ आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये रहा है कि अभी 7-8 महीने हो गए ये गवर्नमेंट आई बरसरे इख्तदार, और ये कहा गया कि तमाम जो इस तरह के अहम इदारे हैं सरकारी, उनके लिए इश्तिहारात दिए जाएंगे, मेरिट पे भर्तियां होंगी। मगर बदकिस्मती से अभी तक ये हो रहा है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं, और जो पहले जो लोग उन पर फायज थे, मसलन ये आपने चेयरमैन नादरा की बात की, जो कि बहुत काबिल उसके चेयरमैन रहे हैं, और उनके कुछ इख्तलाफात हो गए गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद फिर वो उनको निकाला गया, वो हाई कोर्ट गए, वहां से बहाल हो गए, दोबारा वो बहाल हुए, फिर मसला हुआ, फिर वो मुस्तफी हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं वगैरह वगैरह। उसकी खैर बहरहाल इंक्वायरी भी हुई, पकड़े भी गए वो लोग जो हैं, क्योंकि वजीर दाखिला ने उसकी यकीन दहानी भी कराई। मगर अब पैमरा के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी यही मसला हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम एक तो ये हुआ कि गवर्नमेंट जो थी वो पहले थोड़ी सी इस चीज से वो थी, खाइफ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा प्रो एक्टिव अदलिया उनके तमाम लगाए हुए अपॉइंटमेंट्स को अंडू कर दे, या मोटो नोटिस ले ले, या उनको फारिग कर दे, या कोई इतराजात लोग जाते हैं। और पता ना, कोर्ट्स भी तो बड़ी एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में, वो वाला आदम नहीं है जो पहले होता था। तो अब एक तो वो था कि वो वेट कर रहे थे कि पिछले साल दिसंबर में जब साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने ओहदे से अलग हो जाएं, रिटायर हो जाएं, तो फिर ये इस बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब उसके बावजूद बहुत से ऐसे हैं ओहदे जो अभी जहां पर तैनाती बाकी है, मसलन SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक ऐसा इदारा है कि जो कि देखिए, ये इससे पहले कि मैं इदारों में तफसील में जाऊं, एक होता है ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है रेगुलेटर का, यानी कि जो कवायद व ज़वाबित को नाफिज करते हैं इदारे कि जो भी शोबा हाई जिंदगी हो, मसलन वो कंपनीज हो, या बिजली हो, या गैस हो, या मीडिया हो, या जैसे नादरा में शनाख्ती कार्ड और शहरियों की शनाख्त और उनकी डेटा बेस को संभालने का, जनरेट करने का इंतजाम, बंदोबस्त, वो उसके ज़ामिन होते हैं। ये रेगुलेटर्स जो होते हैं, PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वहां भी मसला है, ठीक है। और अभी तक बहुत से लोगों ने इस बात पे आवाज उठाई कि भाई क्यों नहीं भर्तियां हो रही, क्या वजह हो रही है, ताखीर क्यों हो रही है। और ये ताखीर जो है ये इन इदारों के लिए अच्छी नहीं है। और गवर्नेंस जो है, अंदाजे हुक्मरानी जो आपने इस्तिलाह शुरू में कही, वो यही है कि आपको बर वक्त प्रॉम्प्टली फैसले करने हैं, सही फैसले करने हैं, अवामी मफाद में करने हैं, क्योंकि ये इदारे कलीदी इदारे हैं। देखिए, एक और इदारा आपने जिक्र कर रही थी पहले, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो है तो इस्लामाबाद में। अब लोग ये कहेंगे जी उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो अजारादारियां होती हैं माशी, उनका वो मुकाबला करता है वो इदारा। बहुत से हमारे यहाँ सनतकार या बड़े बड़े इकोनॉमिक कार्टेल्स जो होते हैं, वो उनको रेगुलेट करता है कि मार्केट में कंपटीशन रहे और किसी की इजारादारी ना बने। अगर एक सीमेंट है मसलन, उसकी कीमत बहुत ऊपर बढ़ जाए तो वो उसका नोटिस ले लेता है। फर्टिलाइजर है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है देहातों में, रूरल एरियाज में फर्टिलाइजर जो होता है, खाद जो होती है, वो इंतहाई जरूरी है फसल के लिए। और अगर उसकी कीमत ऊपर जाती है और तो उसका ये मतलब हुआ कि जो किसान है या जो फार्मर है, ग्रोअर है, उसका सारे का सारा प्रॉफिट कम हो गया। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये सारी बॉडीज जो हैं ये खुद मुख्तलिफ हुकूमतों ने कानून के जरिए बनाई हैं। अब इनको भरना, इनको चलाना, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट को मजीद तामुल नहीं करना चाहिए, और जहां जहां
खाली हैं ये ओहदे, और जहां जहां मसाइल हैं इनको ठीक करें, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है रज़ा रूमी साहब, हम गुफ्तगू को आगे भी बढ़ा, हमें ज्वाइन किया है तारिक साहब ने, हम उनसे गुफ्तगू को आगाज करेंगे। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हमारा उनके साथ राब्ता हो जाए, क्योंकि अभी तक हमारे साथ कोई भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है। रूमी साहब, आप बता रहे हैं इन इदारों की एक्टिविटीज के बारे में, मैं ये जानना चाहूंगी कि इन इदारों की एक्टिविटीज समझ में तो आती है, लेकिन ये आम आदमी की जिंदगी को मुतासिर कैसे करती है? देखिए, आम आदमी की जिंदगी को ये इदारे बिल्कुल मुतासिर करते हैं, बल्कि यूं जानिए कि ये जो दो कलीदी इदारे हैं, नेपरा यानी कि नेशनल जो कि नेपरा उसके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर जो है उसको देखती है कि बिजली की जो कीमतें हैं, जो टैरिफ होता है उसको मुकर्रर करती है, उसका जायजा लेती है, और वो ये भी देखती है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे उसके, उस पर तो एक जो है अपॉइंटमेंट हो गई थी। अच्छा, उस पर भी एतराज आया था कि वो भी एक जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके अजीज को वहां पे लगा दिया गया। बहरहाल ये तो पाकिस्तान में अब हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर रिश्तेदार और बहन भाई दोस्त वो फिर आगे आते ही हैं, अगर मेरिट पे हैं तो चलो कोई बात नहीं, काम तो चले। अब आपने कहा आम आदमी से क्या है, वो है फिर गैस ओगरा, वो गैस की कीमत का तयन करते हैं। बिल्कुल, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद साहब ने। परवेज रशीद साहब, हम बात कर रहे हैं मुल्क के बड़े बड़े इदारों की और उनकी हालत जार की। आपको कहीं पर लगता है कि इनके साथ जो है वो इंसाफ हो रहा है? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमने अपने पाकिस्तान में बहुत से अदारे जो हैं, गुज़िश्ता जो एक अरसा था, तवील अरसा, मैं अब किसी दौरे हुकूमत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक तवील अरसा से इन अदारों को ज़ाती जागीर समझा गया और दोस्तों को और दूसरे ऐसे लोगों को नवाजने के लिए इन अदारों पर मसलत कर दिया गया कि जिसने इन अदारों की कारकर्दगी का सत्यानाश कर दिया। हम जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक चार्टर पे गुफ्तगू की थी, जिसमें ये भी बात शामिल थी कि आइए इन अदारों के अच्छे इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाते हैं और फिर उन बोर्ड्स के जरिए इनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स के इंतखाबात कराते हैं ताकि इन अदारों की सेहत को ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक तो अदारे अपना काम नहीं कर रहे थे और दूसरा पाकिस्तान की मईशत पर भी बोझ बन चुके थे। जब हमारी हुकूमत आई तो मैं अब आपको सिर्फ ये याद कराना चाहता हूँ, माजी का किस्सा छोड़ देते हैं, मुझे मालूम है कि आप आज की सूरत हाल पे बात करना चाहते होंगे। जी बिल्कुल। अब रिकॉर्ड ये है रूमी कि जब हमारी हुकूमत आई तो हुकूमत आने के दूसरे दिन पहला इश्तिहार अखबार में छप गया था, जिसमें सच है। और फिर ये तसलसल से इश्तिहारात छपे तमाम अदारों के बारे में, जिसमें हमने इनवाइट किया, और ये कौमी अखबारात में भी इश्तिहारात छपे और बैनुल अक़वामी अखबारात में भी इश्तिहार छपे। और मुझे जो ज्यादा अफसोस है कि हमारे अच्छे वाले पैसे लग गए हैं इश्तिहारात पे। हाँ बिल्कुल जी, वो जब आप एडवर्टाइज करें। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर ये इन पर अभी तक भर्तियां क्यों नहीं, ये जो प्रोसेस है ये पूरा क्यों नहीं हुआ? नहीं, बदकिस्मती ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक हुक्म के जरिए उस सारे अमल को रोक दिया। लिहाजा वो जो हम जारी किया था अमल हमने, कि हम इनवाइट कर रहे थे लोगों को कि आइए आप जिन अदारों में काम करना चाहते हैं अपने आप को पेश करें ताकि उनके इंटरव्यूज किए जा सकें, उनकी स्क्रूटनी की जा सके। और हमने उसमें ये नहीं था किया कि प्राइम मिनिस्टर को उनको सिलेक्ट करेंगे, हम आउटसोर्स कर रहे थे। आउटसोर्स करने के लिए जो बैनुल अक़वामी कंपनियां, उनका भी तकर्रर किया गया था, जैसे फर्गूसन है, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हायरिंग करके देती है, सारी मल्टीनेशनल्स के लिए वो हायरिंग करती है। तो हमने उसको हायर किया कि जनाब आप हमें हायर करके देंगे लोगों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें अपना एक हुक्म जारी कर दिया जिसपे वो सारा अमल हमारा जो है वो रुक गया और फिर डिले का शिकार हो गया। जी जनाब, तो मैं थोड़ा सा ये जो है मौजू इससे थोड़ा सा हटूंगा, क्योंकि देख रहा हूँ स्टूडियो में मुख्तलिफ चैनल्स पे खबरें आ रही हैं कि तालिबान ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की कमेटी है उसमें मौलाना समीउल हक, इमरान खान साहब और मौलाना अब्दुल अजीज को शामिल किया जाए। तो सर मैं पूछूंगा कि आपके पास कोई इसकी कॉन्फर्मेशन आई है? जी मेरे पास तो अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई। लेकिन अगर तालिबान उनको अपना नुमाइंदा इमरान खान साहब को बनाना चाहते हैं तालिबान, तो बड़ी खुशी की बात है। तालिबान ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं बातचीत करने के लिए। चलिए, हम तो वेलकम करेंगे। अच्छा, और समीउल हक साहब को तो पहले आपने जिम्मा दिया था, फिर बाद में वो कुछ अलग हो गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब
इमरान खान साहब और समीउल हक साहब बच्चों के मुंह में पोलियो के कतरे डाल रहे थे, उस तस्वीर में भी मुझे खान साहब अच्छे लगे थे। अब अगर वो दोबारा समीउल हक साहब के साथ और मौलाना अब्दुल अजीज साहब के साथ इस नेक काम में शामिल होंगे तो फिर भी अच्छे लगेंगे। जी अच्छा, तो ये तो फिर इसका मतलब आप खैर मकदम करेंगे। चलिए, हमारी दुआ है कि हुकूमत जो है ना सिर्फ आप ये जो सारे इदारों के जो मसाइल हैं इनका हल जल्द अज जल्द करे, बल्कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भी किसी तोड़ चढ़े। रोमी, अच्छी चीजों की तरफ आप तवज्जो दिलाते हैं और ये भी आपने एक अच्छी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है। प्राइम मिनिस्टर की अपनी भी बहुत दिल की ख्वाहिश है इस पे, और हमने अभी तक कुछ अदारों के जैसे पीटीए का हुआ और वो कमीशन के जरिए हो चुका है, और बाकी अदारों के बारे में भी इन बोथ्सों के बारे में कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ के बारे में चीजें प्रोसेस में है, लेकिन किसी अदारे का काम रुका नहीं है। सबके काम एक्टिंग या एडिशनल चार्ज दे के शुरू हैं, जो रह गए हैं उन पर अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई। आपकी मेहरबानी सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं कि इन इदारों की हालत ज़ार पर जो है वो नजरसानी हो। रूमी साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और कराची के हालात के पीछे खबर से आगे क्या है ये आपको बताएंगे हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि हम बात करेंगे शहर कायद की। आज फिर शहर कायद का इलाका लियारी रॉकेटों और गोलियों की गूंज से गूंज उठा है। मासूम जाने आए रोज चली जाती हैं। इसी पर तबसरा लेंगे हम मारूफ तजिया रूमी साहब आप ही का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तो इंतहा हो गई कि एक रेस्क्यू इदारे का ड्राइवर जाम बहक हो गया, जो कि जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचा है। अगर यही हाल होगा तो कराची ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, ये बात तो अगर आपको याद हो तो आज से चंद रोज पहले औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उनकी गाड़ी पर भी आपने देखा वो कहा गया क्रैकर था, मगर हमला हुआ जिससे कि तकरीबन वो बाल बाल बचे। इससे कबल परवीन साहिबा जो थी, परवीन रहमान थी, जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि औरंगी के एरिया में जो गरीब लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करता है, उनको मुनज़्ज़म करता है। जब आपके यहाँ, बल्कि और तो मत भूलिए कि ईदी साहब पर भी जो पहले थ्रेट्स आई थी, उससे पहले हकीम सईद जा बहक हो गए थे। मसला ये है कि जब इंसानियत जो है वो दाव पर लग जाए और इंसानियत सोजी कल्चर बन जाए तो फिर यही होता है। जो शेर आपने पढ़ा वही आलम है। कराची में देखिए ये ऑपरेशन जो है ये अब जारी है। अभी तक ये आगे बढ़ता है, 2 कदम एक कदम पीछे आ जाता है, क्योंकि रेंजर्स पे हमला हो जाता है, कभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। आपने देखा कि चौधरी असलम साहब बेचारे वो मारे गए। अच्छा, फिर दीगर इस तरह की कई और वाकयात होते हैं जो इसको डिरेल कर देते हैं। 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये है कि ये ऑपरेशन उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होगा जब तक इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस जो मालूमात हमारे खुफिया इदारे जमा करते हैं, चाहे वो सिविल हो, पुलिस के साथ हो, आईबी हो, आईएसआई हो, दीगर, जब तक ये आपस में शेयर नहीं करते और एक जॉइंट मुनज़्ज़म तरीके से वो नहीं देखते कि दहशतगर्द या जो माफियाज हैं कराची में मुख्तलिफ जो ऑपरेट करें वो कहाँ पे कार्रवाई करने वाले हैं, उसकी रोकथाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं होती। तो क्या इन इदारों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है? देखिए, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, वो तो देखिए दुनिया में हर जगह होता है। अगर आपने अमरीकी हॉलीवुड की फिल्में देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एजेंसी और दूसरा जो होते हैं वापस में उनके चीफ्स लड़ रहे होते हैं, वो खास को ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं। मगर ये बिल्कुल, क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है, अफसर शाही का निजाम जो है कि जो शख्स जिस इदारे का या दफ्तर का हेड होता है वो अपने आप को बादशाह समझता है। वो कहता है मैं से बात नहीं करूंगा, मैं से शेयर नहीं करूंगा। इसके लिए आपको जो है एक मजबूत निजाम बनाना पड़ता है जहां पर डेली बेसिस, हफ्तावार इंटेलिजेंस सही तरह पर शेयर हो। अब लियारी में जो हो रहा है, लियारी में बदकिस्मती से मुख्तलिफ तरह के गैंग्स पहले से भी ऑपरेट करते रहे हैं, अब भी ऑपरेट कर रहे हैं, और उनका और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आपस में टाकरा जारी रहता है, और आज भी आपने देखा कि जो हुआ। ठीक है, हम गुफ्तगू को आगे, हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है, घोचकी से हैं हमारे साथ असगर अली। असगर अली, वेलकम टू द शो। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं नबीला जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी असगर साहब। असगर अली से हमारा राब्ता मुनक़ता है। हम बात कर रहे थे शहर कायद की, इंटेलिजेंस की, और आज आप देखें कि कहीं पर भी इस किस्म के हालात वाक़यात अगर होते हैं, हमारी कहीं पर पुलिस नाकाम हो जाती है तो रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाते हैं। लेकिन आज डीजी रेंजर्स ने कहा है कि कराची के हालात को संभालने के लिए 7000 की नफरी
कम है। देखिए वो ये जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है ना, ये जॉइंट हो रहा है, ये पुलिस और रेंजर्स मिलके कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो परसों हमने बात की थी इस पर तफसील में कि कराची में टोटल जो है नफरी वो 30 से 32 हजार लोगों की है। उनमें से कई छुट्टियों पर हैं, 10,000 के करीब वीआईपी ड्यूटीज पे हैं, बाकी कोई 18 से 20 हजार लोग पुलिस वाले 2 करोड़ अवाम की हिफाजत कर रहे हैं, जो कि इंतहाई नाकाफी है। इसलिए रेंजर्स उनका साथ दे रहे हैं और रेंजर्स की भी कमी है। जब तक आप कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की, ये देर पा बुनियादों पर मसला हल नहीं होता। हम आसिम जैदी साहब को भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, उनका भी सवाल लेते हैं। कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आसिम साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल जो है उसमें एक छोटा सा इनपुट आपके इस पॉइंट के हवाले से मैं दूंगा। आपने लेहरी का जिक्र किया और कराची 2 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर है और इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो मल्टीपल स्टेक्स हैं उनके यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 करोड़ आबादी में टोटल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कितनी ऑपरेट कर रही हैं और उसमें लोकल कराची के रहने वाले लोगों का तनासुब क्या है? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है अगर लोकल पुलिस वहां पर हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोकल रिप्रेजेंटेशन और रेंजर्स में या और जो भी वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि वो बेहतर तौर पे कराची के हालात को समझ सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिम, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। हम अक्सर ये वाली जो एंगल है ये भूल जा रहा है, हम भी गुफ्तगू करते हैं। और है कोई हमारे साथ लाइव कॉलर? तो आसिम साहब का जो देखिए, जो आसिम साहब ने बात कही कि क्या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस फोर्स मसलन या रेंजर्स, उसमें से कितने लोग मकामी हैं। ये एक एतराज जो है कराची में होता आया है कि पुलिस वाले अक्सर जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं और उनका ताल्लुक लोकल कम्युनिटी से नहीं है। तो मसला ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि मोहल्ले के लेवल के ऊपर, नेबरहुड के लेवल के ऊपर आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन का, खबर का निजाम हो और अगर आप वहीं के रहने वाले हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। एक और लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। काजिम ने ज्वाइन किया है हमें कराची से। काजिम, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं रजा रूमी साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आसिम जैदी साहब ने कहा है कि कराची में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ पुलिस है वो 99.99% आउट ऑफ कराची से। जब आउट ऑफ कराची से है तो ये किस तरह से संभाल सकती है? अगर इसकी आधी फौज भी आ जाए इस वक्त कराची में, फौज की एक जो है ऑनेस्टी होती है, वो ईमानदारी से काम करते हैं। सही। बहुत शुक्रिया काजिम, प्रो का हिस्सा बनने का। आपका सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए दोनों बातें, दोनों कॉलर्स यही बात कह रहे हैं और ये एक एतराज दरीना है, इसमें बहुत हद तक वजन भी है। और वो इसलिए है कि जब तक आप जो जहां पे बहुत ज्यादा आबादी होती है शहरी इलाकों में, दुनिया में और जगहों पे भी ऑपरेशंस हुए हैं। मतलब देखिए लॉस एंजलिस जो है अमेरिका का बहुत बड़ा शहर, वहां उसकी भी सफाई की गई अमेरिकी, वहां पे भी क्राइम के बन गए हुए थे। न्यूयॉर्क में की गई, शिकागो में की गई। अच्छा, ये तो अमेरिका का मैंने आपको हवाला दिया। अगर आप पास आ जाएं इस खत्ते में तो हिंदुस्तान में बॉम्बे में जब पहले वहां पर अंडरवर्ल्ड के का मुकाबला किया पुलिस ने डट कर, फिर उसके बाद ये बॉम्बे के अटैक्स हुए 1990s में हुए, अभी ये जो हुए मुंबई का अटैक हुआ जिसमें अजमल कसाब को फांसी भी होगी, उसके बाद से भी एक पूरा रिवैम्पिंग हुई। तो होता यह है कि मकामी जो पुलिस होती है, मकामी जो लोग रिक्रूटेड होते हैं और वो लोकल गवर्नमेंट्स के या म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के ताबे होते हैं, तो उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। उनको पता होता है कौन से मोहल्ले में कौन सा डेन चल रहा है, कौन सा कहां से है। बाहर वाले जो होते हैं, तो ये भी कहना जो है वो शायद जायज नहीं होगा कि सारे के सारे लोग ही मकामी हो। एक अच्छा हेल्दी मिक्स होना चाहिए ताकि आप क्राइम कंट्रोल कर सकें, प्रिवेंशन कर सकें और बर वक्त आपको इंटेलिजेंस हासिल हो सके। शहर कायद के हवाले से मेरे जहन में भी एक वो भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें ब्रेक पर जाना है। खबर से आगे क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कुछ कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम तस्करा कर रहे थे शहर कायद की सूरत हाल के हवाले से। रूमी साहब, मैं चाहूंगी कि शहर कायद पर हम बात करें उससे पहले जो अभी की ताज़ा तरीन खबर आई है कि तहरीक तालिबान ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद करती है, इस पे थोड़ा सा तबसरा। जी देखिए, मैं अभी वही हैरान हो रहा था कि ये हमारे चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई कि जो तालिबान है उन्होंने इस चीज की तरदीद की है कि कोई नाम उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि अभी तो उनकी शूरा
کا اجلاس جاری ہے، ہنوز جاری ہے، اور یہ جو باقی چند چینلز کی طرف سے بہت زیادہ یہ جو خبر میں آگے نکلنے کی دوڑ ہے نا، یہ اس سے احساس ذمہ داری جو ہے نا میڈیا کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بنیادی پرنسپلز ہیں صحافت کے کہ جب تک آپ کے پاس خبر ہو آپ اس کی تصدیق کریں، ایک بار تصدیق کریں، دوسری بار کریں اور پھر اس کو پیش کریں۔ یہ تو معاملہ بھی اتنا سینسیٹیو یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ وزیر اعظم صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ دیکھیے اس کے اوپر قیاس آرائیوں سے چمگوئیوں سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اس وقت سینسیٹیو قومی مسئلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چینل نے پھر سے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ خبر کی جو ہے انہوں نے چیک کیا۔ بہت سے چینلز کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو اس پہ تبصرے کرنے شروع کر دیے ہیں، میں دیکھ رہا تھا اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں وہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا شروع ہو گئے۔ بحث مباحثہ وہ آغاز ہو گیا تھا، اور کالرز میں ابھی وہ دیکھا تھا ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر پوری کی پوری جو ہے وہ بحث کھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کون سے نام دے دیے اور کیوں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے اس پوری پاکستان میں اب یہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا، یہ نیوز کا جو کلچر ہے اس کو بھی تھوڑا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اس پر نظر ثانی ہونی بہت ضروری ہے۔ ایک بار پھر ایکسپریس نیوز نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس سینسیٹیو ایشو پر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور تحریک طالبان کی جانب سے اتنے حساس ایشو پر جو خبریں چل رہی تھی میڈیا کے اوپر کے نیگوسیشن ہوگی، تحریک طالبان نے نام تجویز کر دیے ہیں، یہ نام ہو گئے، اس طرح سے ہو گئے، بحث و مباحثوں کو سب کی تردید کی ہے، اور ایکسپریس میڈیا نے ایک بار پھر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ رومی صاحب، ہمارے معاشرے میں ہم ایک بار پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ رویہ بہت عام ہو چکا ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے نا، ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اگر شہر قائد کی صورتحال پر بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہاں کا جو یہ علاقہ ہے لیاری، وہ بھی کسی عالمی سازش کا شکار ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ لیاری کے بارے میں بالکل یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس کے بہت سارے لنکس ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیاری میں جو ہے آپ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریاست جہاں پر مضبوط نہیں ہوتی، جہاں پہ ریاستی ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر پرائیویٹ مافیاز جو ہے ان کا راج شروع ہو جاتا ہے، ان کی اجارت داری قائم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جگہ پہ پولیس نہیں ہے، انتظامی مشینری جو ہے وہ نہیں کام کری۔ اب کراچی میں واقعہ یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتی ہے یا سیٹل نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جو سروسز ہیں، بنیادی سہولیات ہیں، وہ یہ مافیا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر نام ہے ٹینکر مافیا، بجلی کا وہ مافیا، کہ جو اگر آپ کو چاہیے کنیکشن چاہیے تو آپ کو وہ کسی پرائیویٹ آدمی سے ملے گا، وہ آگے آپ کو لگا دیں گے، غیر قانونی طور پر اکثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو سارا جب یہ ایک ان گورنڈ ایریا بن جائے جہاں پہ حکمرانی نہ ہو، تو پھر وہاں پہ ساری باتیں سازشیں ہر طرح کی ہوتی ہیں، داخلی بھی ہوتی ہیں، بیرونی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور کراچی میں تو ایک اس وقت جو ہے واقعہ چل رہا ہے، وہاں پہ مختلف فورسز کام کر رہی ہیں، اور اس کا ذکر ہم کرتے رہے اور آگے بھی شوز میں ذکر کریں گے۔ رومی صاحب، ہم گوٹکی کی آواز کو شامل کریں گے۔ اصغر علی نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ اصغر علی، کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ کبھی ایکسپریس کی ٹیم کے میڈیا والے کو مار دیا جاتا ہے، 4 بندے مار دیے جاتے ہیں، کبھی شہید چودھری اسلم جیسے جوان کو مار دیا جاتا ہے۔ کراچی کی تقریباً جو پولیس ہے کم پڑ گئی ہے یا کوئی کرنا نہیں چاہتا، اس پہ کون آواز اٹھائے گا؟ بہت شکریہ اصغر علی پروگرام کی آواز بننے کا۔ جی دیکھیے اصغر صاحب، آپ کی آواز جو میرے خیال سے اگر آپ نوٹ کریں گے تو میڈیا تو سب سے آگے ہے اس معاملے کے اوپر آواز اٹھانے میں، کراچی کے حالات کو بہتر کرنے میں۔ کراچی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پہ جو رہنے والے ہمارے بہن بھائی، منی پاکستان ہے، وہاں پہ ہر قومیت، ہر زبان، ہر کلچر اور ہر صوبے سے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور کراچی جو ہے اس طرح پاکستان کا ایک ستارہ ہے، جو وہاں پر ہو رہا ہے، جس طرح سے لا قانونیت کا راج ہے، جو آپ دیکھ رہی ہیں ٹی وی سکرینز پر روز وہاں پر جو ہو رہا ہے۔ کل رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر پرسوں حملہ ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پولیس والوں پہ حملے ہوئے، عام شہریوں پہ حملے ہوئے، موبائل چھینے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا پاکستان کی گاڑی کو، اور یہ آپریشن ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ ٹرم اصلاحات نافذ کرنی پڑیں گی۔ بالکل، ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے شہریار نے، ان کا بھی سوال شامل کر لیتے ہیں۔ شہریار، سوال پیش کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال بیسکلی شاید اس ایشو کی آپ ڈسکس کریں۔ میں عمر اکمل کے ساتھ جو آج ہوا ہے اس ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ سوال میرا بیسکلی یہ تھا کہ اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی پاپولیرٹی مل جاتی ہے، وہ پاپولیرٹی چڑھ جاتی ہے، اور وہ لا کو اپنے آپ کو اوپر کیوں سمجھتے ہیں؟
کہ مطلب وہ کچھ بھی کر لیں تو وہ they'll get away with it. بہت شکریہ یار، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ہمارا اگلا گفتگو کا موضوع بھی یہی تھا کہ آخر وی آئی پی کلچر اتنا پروموٹ ہو کیوں رہا ہے. جی تو دیکھیں یہ ہم بڑھ جاتے ہیں، شہریار کی کال نے ہمیں موقع دے دیا کہ آج یہ جو ہم نے دیکھا منظرنامہ ابھی تک وہ چل رہا ہے ٹی وی اسکرینز کے اوپر فوٹیج جا رہی ہے کہ وہ عمر اکمل صاحب ہمارے بہت زبردست کھلاڑی ہیں، مگر ان کا ٹریفک پولیس کے وارڈن کے ساتھ پھڈا ہو گیا، کوئی ہاتھا پائی بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب وہ ان پر پرچہ ہو گیا، اور اب ان کے والد نے یہ کہا کہ دیکھیے قومی ہیرو کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر قومی ہیرو رومی صاحب، اگر قومی ہیرو یہ حرکتیں کرے گا تو اس کے فالوورز پھر کیا کریں گے؟ ان کے اوپر کیا امپیکٹ جاتا ہے؟ اگر آپ یورپی ممالک کو دیکھیں تو وہاں کے جو سٹارز ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، ان کی مثالیں ہم دکھا بھی رہے ہیں، اسکرین پر دکھائیں گے بھی ابھی کچھ دیر تک، تو وہ تو یہ حرکتیں نہیں کرتے، وہ تو معافی مانگ لیتے ہیں. دیکھیے قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، کوئی معاشرہ اس وقت تک پنپ نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو. امیر غریب، گورا کالا، کمزور طاقتور، سب قانون کے سامنے برابر ہو، اور ان کو اتنا ہی خوف ہو اس سزا کا جو کہ ایک عام آدمی کو ہے. مگر پاکستان میں یہ رجحان ہے ایک وی آئی پی کلچر کا، ایک جو ہم اس عارضے میں مبتلا ہیں، یہ ایک ہوا ہے. یہاں پر جس کے پاس اتنا سا اختیار ہو، شہرت ہو، دولت ہو، وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ. اور آج کا واقعہ اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں وفاقی وزیر کی جانب سے بھی یہی ہوا. ہاں بالکل، وہاں پہ فائرنگ کا ہوا جو آپ نے اس دن ہمارے چینل نے بھی بار بار دکھایا، 6 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی گوجرانوالہ میں. مگر دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیوز دیکھیں ایئرپورٹس کے اوپر، آپ لائن میں ہوں گے اور ایک وی آئی پی جو ہے وہ آ کر لائن توڑ کر وہ آگے نکل جائیں گے. پروٹوکول کا ایک آبسیشن ہے. اور تو اور ہمارے اعلیٰ عہدیدار جو ہوتے ہیں ریاست کے، چاہے وہ انتظامیہ سے ہوں، عدلیہ سے ہوں، افواج سے ہوں، ان کو شوق ہوتا ہے. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ یا کوئی رشتہ دار ان کے ہوتے ہیں، شہر سیل ہو جاتے ہیں. کراچی میں جائیے شہر سیل ہو گیا، لاہور میں نکلیا بند. اسلام آباد میں کئی بار ایئرپورٹس کے اوپر نہیں پہنچ پایا کیونکہ کوئی وی آئی پی روٹ لگا. جب تک وی آئی پیز عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے تو یہ کلچر کبھی پروموٹ نہیں ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ابھی تلاش کرنا باقی ہیں. دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں لاگ ان کرنا ہوگا. آپ کو live.express.pk. اپنی میزبان نبیلہ سندھو اور معروف تجزیہ کار رومی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.